हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है एक एग्जामिनेशन के बारे में और एग्जामिनेशन का नाम है डीबीटी जेआरएफ। और इस एग्जामिनेशन के बारे में हम पहले इंट्रोडक्शन सेक्शन में बात करेंगे कि ये एग्जामिनेशन किस तरीके का होता है, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करेंगे और फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, क्योंकि इस समय एग्जामिनेशन आने में समय बहुत कम बचा हुआ है। नोटिफिकेशन के अनुसार 3 अक्टूबर को एग्जाम है, तो एग्जामिनेशन में एक महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है आपके पास। तो इस समय कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे हाई वैल्यू टॉपिक्स हैं जिनको आपको जरूर पढ़ना चाहिए, एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले जरूर एक बार रिवाइज करना चाहिए। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस एग्जामिनेशन के बारे में। नाम है डीबीटी जेआरएफ, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है और एग्जामिनेशन होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। इस जेआरएफ को जो लोग एग्जामिनेशन को जो लोग क्वालिफाई करते हैं वो 2 कैटेगरीज में बांट दी जाते हैं। कैटेगरी फर्स्ट में ऐसे लोग जिनको स्कॉलरशिप मिलती है, फेलोशिप मिलती है डायरेक्टली फ्रॉम डीबीटी, और जो कैटेगरी 2 में जो लोग आते हैं वो स्टूडेंट्स को किसी प्रोजेक्ट में ज्वाइन करना पड़ता है, ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जहाँ पे डीबीटी के प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं और वहां से उनको स्कॉलरशिप, उस प्रोजेक्ट के थ्रू उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। तो आइए टॉपिक को डिवाइड कर लेते हैं। जैसे एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो डीबीटी जेआरएफ का एग्जाम देने के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, तो बहुत सारे जो डिग्री होल्डर्स इसके लिए एलिजिबल हैं। एमएससी, एमटेक, वेटनरी साइंसेस के भी लोग जिन्होंने मास्टर्स कर रखा है, इंटीग्रेटेड बीएस और एमएस के भी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। बीई या बीटेक किए हुए लोग एलिजिबल हैं। एमएससी, एमटेक ऐसे एमएससी या एमटेक जिन्होंने बायो इन्फॉर्मेटिक्स या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के सब्जेक्ट में किया हुआ है वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और लाइफ साइंस, जनरल लाइफ साइंसेस में जैसे बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स और या बायोटेक्नोलॉजी, इस तरीके से जिन लोगों ने अलाइड सब्जेक्ट्स में भी लाइफ साइंसेस के जिन्होंने अपनी मास्टर्स कर रखी है वो भी ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब आते हैं पैटर्न के ऊपर। पैटर्न किस तरीके का है इस एग्जामिनेशन का। टोटल जो मार्क्स हैं एग्जामिनेशन में वो 300 मार्क्स का है एग्जामिनेशन आपका। और अगर मार्किंग की बात कर ली जाए तो मार्किंग इसकी, अगर आपने क्वेश्चन सही किया तो +3 है और गलत करने पे -1 है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जामिनेशन की, जो कि थोड़ी ज्यादा है, हायर एंड पे है। तो आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन करते समय या क्वेश्चन चूज करते समय कि जिस क्वेश्चन के बारे में आप बहुत सर्टेन हो आंसर के लिए वही करें और उसके अलावा क्वेश्चंस को टच ना करें। अब बात करते हैं इस एग्जामिनेशन के पैटर्न की, हम कंटिन्यू करते हैं। ये एग्जामिनेशन जब आप देंगे तो ये पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट में इसके क्वेश्चंस डिवाइडेड होते हैं। पार्ट ए जो है वो 50 क्वेश्चंस उसमें होते हैं और सारे के सारे आपको करने होते हैं। 50 में से अगर जितने भी मैक्सिमम आपको आते हो वो सही करिए और जो नहीं आते हो उसको छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है कि सारे करने जरूरी, से मेरा मतलब ये नहीं है कि 50 में से आपको 50 के 50 करने जरूरी हैं, लेकिन हाँ 50 के 50 क्वेश्चंस जो हैं वो काउंट होंगे, उनके मार्क्स जुड़ेंगे। तो आपको जितने भी मैक्सिमम सही आंसर्स पता है वो जरूर करिए। और पार्ट ए में आता क्या क्या है ये भी समझ लीजिए। जनरल एप्टीट्यूड आता है और इसके अलावा जनरल बायोटेक्नोलॉजी के कुछ सेक्शंस हैं वो आते हैं। अब आइए पार्ट बी में। पार्ट बी में क्या है, 150 क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको और उसमें से केवल आपको 50 क्वेश्चंस ही चूज करने हैं जो आपको सही करने हैं। ठीक है, तो इस एग्जामिनेशन की जो कट ऑफ है वो लगभग 55 से 60% के आसपास जाता है, हर साल देखा गया है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे सिर्फ ये है कि इसमें आप क्वेश्चंस का चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्वेश्चन आप सर्टेन है सिर्फ उसी को ऑप्ट करिए और बाकी क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए। तो जैसे मैंने मार्किंग भी इसके बारे में बता दी और एग्जामिनेशन का जो टाइम है या डेट है वो 3 अक्टूबर को है। ठीक है जी, तो अब आइए शुरू करते हैं इस बारे में डिस्कस करना कि इस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या क्या है और आपको क्वेश्चंस किस हिसाब से चूज करने चाहिए। तो आइए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल बायोटेक जो टॉपिक है जो सेक्शन ए में आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया था पार्ट ए में जनरल बायोटेक और जनरल एप्टीट्यूड आएगा। तो अगर जनरल बायोटेक की बात कर लें तो वो जरूर पढ़िए। जनरल बायोटेक में कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके CSIR या ICMR से कोइंसाइड कर रहे हैं और ये हर लाइफ साइंस के एग्जाम में ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे कि जैसे कि बायोकेमिस्ट्री आपके हर एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसे कि सेल बायोलॉजी आपके हर एग्जाम में पूछा जाएगा, RDT भी कॉमन है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स, इम्यूनोलॉजी। इसके अलावा एक IPR सेक्शन है वो
अक्सर हम लोग नहीं पढ़ते हैं, वो छोड़ देते हैं CSIR के लिए। बट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपने अपने जब मास्टर्स में किया होगा या बैचलर्स में किया होगा तो वो आपने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा, उसका कुछ ना कुछ पोर्शन आपको जरूर याद है। बायो IPR और बायो सेफ्टी एक साथ आता है, तो ये जरूर आप अपने ध्यान में रखें इसको भी थोड़ा बहुत। इसका कॉपीराइट क्या है, पेटेंट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में एक ब्रीफ नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी में क्या है? पार्ट बी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, बहुत सारे सेक्शन, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। इसमें से आपकी जिस टॉपिक पे अच्छी पकड़ है उसको चूज करिए। जैसे कि जिन लोगों का बैकग्राउंड आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या प्लांट से रिलेटेड है, बॉटनी से रिलेटेड है, वो क्या कर सकते हैं, वो अपने लिए टॉपिक चूज कर सकते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। या जिनका टेक्निक्स या टिश्यू कल्चर वगैरह पे अच्छा कमांड है वो ये वाला टॉपिक चूज कर सकते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाले लोगों के लिए भी एक अलग से टॉपिक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से भी इसमें से क्वेश्चन उठते हैं। इसके अलावा मरीन बायोटेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन उठते हैं। हालांकि ये तो बहुत स्पेशलाइज्ड लोग, मरीन बायोटेक्नोलॉजी तो स्पेशलाइजेशन की तरीके से होगा या बहुत कुछ ही लोग उसको ऑप्ट कर पाएंगे। ह्यूमन जेनेटिक्स, काफी सारे लोग इसको ऑप्ट कर सकते हैं, ह्यूमन जेनेटिक्स हम लोग पढ़ते भी हैं। फार्मा बायोटेक्नोलॉजी ये भी कुछ लिमिटेड लोगों के लिए ही सही रहेगा। न्यूरो साइंस और कुछ लिमिटेड लोगों के लिए सही रहेगा। इन्वायरमेंटल बायोटेक आप जरूर ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपने CSIR में थोड़ा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी पढ़ी है वहां पे भी, और इसके साथ साथ इवोल्यूशन वगैरह की स्टडी कर रखी है। बाकी मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी से भी आपकी अगर टिश्यू कल्चर और आपने जो टेक्निक्स वाला सेक्शन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इसमें से भी कुछ क्वेश्चन उसके जरूर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये अगर आपने जनरल बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस अच्छे से, जनरल बायोटेक्नोलॉजी का जो सेक्शन है उसको अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो उसके बहुत हद तक कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो है वो इस पार्ट बी में, यानी कि जो स्पेशलाइज्ड बायोटेक्नोलॉजी का सेक्शन है उसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चंस जो हैं वो जरूर आ जाते हैं। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जो क्वेश्चंस IISc में आ रहे हैं या गेट में आ रहे हैं या CSIR में आ रहे हैं, तो उन लाइफ साइंस का गेट हो चाहे बायोटेक्नोलॉजी का गेट हो, तो आप उनको जरूर प्रैक्टिस करिए। क्योंकि देखा गया है कि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस में रिपीटिशन देखा जाता है DBT JRF में, तो जब आप उनको सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि कई बार क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं और आपका वो क्वेश्चन फंस जाए। ठीक है, तो अब इसके अलावा एक चीज और बताना चाहूंगा कि DBT JRF में न्यूमेरिकल बेस्ड पोर्शन भी काफी आता है। गेट की तरह, जैसे गेट में जिस तरीके से न्यूमेरिकल पोर्शन आता है उस तरीके से DBT JRF में भी काफी न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। तो अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छांट रखे हैं जिनको आपको एग्जामिनेशन के पहले जरूर रिवाइज कर लेना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट टाइम और स्पेस के कंस्ट्रेंट की वजह से मैं यहाँ पे नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन कम से कम आप इन टॉपिक्स को तो जरूर देखिए। सबसे पहला वायरसेस के बारे में अच्छा खासा पोर्शन आता है DBT JRF में। हर साल वायरसेस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। HIV के बारे में, एप्स्टीन बार वायरस, EBV के बारे में, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, इनके बारे में। और अब तो कोरोना है, तो उम्मीद की जा सकती है कि कोरोना वायरस के ऊपर भी जरूर क्वेश्चन कुछ ना कुछ आएगा। तो उसकी जो जीनोमिक, जिस तरीके से उसका जीनोम है उसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसको इन्फेक्शन किस तरीके से करता है, इंक्यूबेशन का टाइम कितना है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं DBT JRF में, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। अब आ जाइए वैक्सीन के ऊपर। वैक्सीन के ऊपर भी हर साल देखा जाता है कि क्वेश्चंस आ रहे हैं। किस टाइप की वैक्सीन है या इसका नेचर क्या है, किस तरीके से दी जाती है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। ये सेल बायोलॉजी और सेल सिग्नलिंग, ये काफी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको अपने जब CSIR की तैयारी कर रहे होंगे तब पर भी ये आपने ढंग से पढ़ा होगा। इसमें सेल सिग्नलिंग में कितने तरीके के रिसेप्टर्स हैं, G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, टायरोसिन काइनेज, कितनी तरीके के रिसेप्टर्स हैं और किस तरीके से उनमें फंक्शन होता है, कौन सा सिग्नल किस तरीके से काम करता है, सेकेंडरी मैसेंजर्स क्या होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए प्लांट हार्मोन्स के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। यहाँ पे जब आपने प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में जब पढ़ रहे होंगे तो हार्मोन्स के ऊपर खास ध्यान दीजिए। ऑक्सिन, साइटोकाइन, गिबरेलिन किस तरीके से काम करते हैं, मोड ऑफ एक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, ये सारी चीजें जरूर ध्यान दीजिए। फिर बायोरिएक्टर्स के बारे में आ जाइए। बायोरिएक्टर्स कितने प्रकार के हैं, किस तरीके से काम करते हैं, प्रोसेसेस क्या क्या है, फेड बैच क्या है, बैच कल्चर क्या है, कंटिन्यूअस कल्चर क्या है, किस तरीके से क्या काम करते हैं। और यहाँ से न्यूमेरिकल का पोर्शन काफी ज्यादा आने की संभावना रहती है, तो न्यूमेरिकल्स एक बार देख लीजिए। कोरम सेंसिंग जो बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है
उसको उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा एग्जाम देने के पहले। रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के ऊपर हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये तक डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इस एंजाइम का रेस्ट्रिक्शन साइट क्या होगी, या कोहेसिव एंड क्या होता है, ब्लंट एंड क्या होता है, अडेप्टर और लिंकर, ये सारी चीजें पूछी जा चुकी हैं रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन में। अब इसके अलावा एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जो जीन ट्रांसफर होता है उसके बारे में तो जरूर पढ़िएगा। उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हर साल डीबीटी जेआरएफ में पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं डीएनए स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म के बारे में, बायोमोलिक्यूल्स का जो के मेटाबॉलिज्म के बारे में, लिपिड का मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है, इसके बारे में जरूर पढ़िए। और डीएनए स्ट्रक्चर या टाइप ऑफ डीएनए का स्ट्रक्चर, उसकी पिच क्या होती है, उसका डेल्टा जेड क्या होता है, एंगल क्या होता है, थीटा क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें जरूर याद रखिएगा। उसके लिंकिंग नंबर किस तरीके से निकाला जाता है, इस पे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। आ जाइए जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंजाइम काइनेटिक्स के ऊपर हर साल कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है। आपको पता होगा माइकलिस मेंटन की जो इक्वेशन है उससे क्वेश्चंस उठ जाते हैं, K1 K-1 K2 वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे भी क्वेश्चंस उठते हैं। फिर आइए कैंसर बायोलॉजी के बारे में। कैंसर बायोलॉजी जब आपने सेल के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, सेल सिग्नलिंग के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, तो कैंसर बायोलॉजी में आपको उतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कैंसर बायोलॉजी आपका अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। अब आइए जेनेटिक मॉडिफाइड जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उनके बारे में, जैसे कि बीटी कॉटन वगैरह हो गया, प्लांट्स में फ्लेवर सेवर टोमेटो हो गया, उनकी डिटेलिंग आपको पता होनी चाहिए। ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीबीटी जेआरएफ के लिए। मेजर हिस्टोकम, अगर इम्यूनोलॉजी पे जाइए तो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, इसके अलावा सुपर एंटीजेंस, इसके अलावा हैप्टेंस, एडजुवेंट्स और एमएचसी में जो 1 और 2 दोनों क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो ये अच्छे से तैयार करिएगा। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में अगर हम लोग आते हैं तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में फाइलोजेनेटिक्स क्या है, फाइलोजेनेटिक्स में आप नेबर ज्वाइनिंग ट्री वगैरह के बारे में, और ट्रीज कितने तरीके से आप बना सकते हैं फाइलोजेनेटिक्स में। इसके अलावा ब्लास्ट किस तरीके से किया जाता है, किस एल्गोरिथम पे बेस्ड है, नीडलमैन वुंश एल्गोरिथम और स्मिथ एंड वाटरमैन एल्गोरिथम क्या होती है, उसके बारे में। और लास्ट में क्लस्टल डब्ल्यू के बारे में, क्लस्टल ओमेगा के बारे में, उसका फंक्शन क्या है, किस तरीके से वो हमें जो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करता है वो किस तरीके से करता है। तो इस तरीके की चीजें अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं, मैंने देखे थे डीबीटी जेआरएफ के पेपर्स पहले के, तो उसमें ये कुछ टॉपिक मुझे हर बार रिपीट होते नजर आए, तो मैंने ये आपको बता दिए। और ये जरूर से इन टॉपिक्स पे जरूर से ध्यान दीजिएगा। और हाँ, जो आप क्वेश्चन चूज कर रहे हैं, आप अगर ढंग से, अगर पूरा जो भी आपने इसमें से अच्छे से चूज किए होंगे क्वेश्चंस, अगर आप उनको ढंग से चूज करके ऑप्ट करके सही करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सिलेक्शन आपका जरूर से हो जाएगा। इसमें प्रॉब्लम कहाँ होती है, नेगेटिव मार्किंग की ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो करेक्ट क्वेश्चन चूज करिए और उसको सही करिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।